प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति पद छोड़ चुके जगदीप धनखड़ से जुड़े कुछ अनछुए किस्से कहानियों की, इस्तीफे से जुड़ी अटकलबाजियों की। अब तक सत्ता समर्थक और सत्ता विरोधी लेखकों, कलमकारों के विश्लेषण भी आप सुन चुके हैं और तटस्थ पत्रकारों की बात भी आप तक पहुंची है। हम तो उस समय आपके बीच पहुंच रहे हैं जब मशीन में डालकर गन्ने का अधिकांश रस निकाला जा चुका है। लेकिन गन्ने की मशीन तो देखी है ना, जूस वाला गन्ने को तोड़ मरोड़ कर उसका तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि पूरा रस निचोड़ नहीं लिया जाए। मुझे लगता है कि अभी धनखड़ की चर्चा जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अभी तो गन्ने को मोड़कर कई बार मशीन में दिया जा सकता है। ऐसा बहुत कुछ है जो अब तक बाहर नहीं आया है, और सच तो यह है कि अभी जितना बाहर आया है उससे कहीं अधिक छुपा हुआ है। आज इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले एक बार हम जगदीप धनखड़ के गांव चलते हैं, इसके बाद पूरे प्रकरण से जुड़ी राजनीति पर मंथन करेंगे। जगदीप धनखड़ के नए ठिकाने को लेकर बात करेंगे, नए उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। हम यह भी बताएंगे कि अगर धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं देते तो वह नरेंद्र मोदी की मुश्किल किस तरह बढ़ा सकते थे। आइए अब एक नज़र झुंझुनू जिले के गांव किठाना की उन गलियों पर जहां धनखड़ का बचपन बीता। यह रास्ता जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीधे धनखड़ की उस हवेली की ओर जाता है जो उनके दादा पिता की है। जिस समय धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया था उस समय हम यहाँ पर पहुँचे थे। इसके बाद यहाँ जाना नहीं हुआ, परंतु जब उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ तो हमने एनजेपी के एक साथी को गांव में भेजा, और ये हमारे साथी की भेजी हुई वीडियो आप देख रहे हैं। यह हवेली गांव के अंदर है, जबकि अब जो दूसरी वीडियो आप देख रहे हैं यह जगदीप धनखड़ का बनाया हुआ नया मकान है। यह मुख्य सड़क पर है। इसी हवेली में एक पुस्तकालय भी है जो गांव के बच्चों के लिए शुरू किया गया था। गांव के लोगों में भी अब वैसी ही जिज्ञासा है जैसी दूसरे लोगों में। उन्हें भी धनखड़ के इस्तीफे पर हैरानी है। धनखड़ का बचपन अपने इसी गांव के स्कूल में बीता है। इसी गांव की पाठशाला में उनकी प्राइमरी एजुकेशन हुई थी। दोस्तों, अब धनखड़ के इस्तीफे के कारणों पर बात करते हैं। यह हमारी खोज नहीं है, अब तक सामने आए सभी कारण, सभी निष्कर्ष आपको बता रहे हैं। ये निष्कर्ष दूसरे साथियों के हैं। अंत में हम अपना निष्कर्ष बताएंगे। धनखड़ का इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन से अलग हटकर चलना शुरू कर दिया था। यह मोदी से सीधे टकराव का नतीजा है। भाजपा की सख्ती से पहले उपराष्ट्रपति ने खुद हटने का इसलिए फैसला लिया क्योंकि इस्तीफा नहीं दिया जाता तो इन्हें संख्या बल के आधार पर चलता कर दिया जाता। धनखड़ के इस्तीफे से पहले सत्ता व संगठन के साथ इनका कई बार शाब्दिक टकराव हुआ। कृषि मंत्री शिवराज को किसानों से किए गए वादे को पूरा करने की नसीहत खूब चर्चा में है। उनकी वीडियो भी आपने सुनी होगी। लेकिन जब उच्च सदन में जेपी नड्डा से बहस हुई तो उनकी विदाई तय हो गई। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के मामले में कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकार करना उनकी विदाई का कारण बना, क्योंकि भाजपा चाहती थी कि लोकसभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हो। जगदीप धनखड़ यह मौका इसलिए चूकना नहीं चाहते थे क्योंकि नियमानुसार जिस सदन में प्रस्ताव पहले स्वीकृत होता है उसी सदन के अध्यक्ष अपने स्तर पर जांच कमेटी गठित करते हैं। धनखड़ जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की कमान पूरी तरह अपने हाथ में रखना चाहते थे। दोस्तों, 20 जुलाई को जगदीप धनखड़ के घर पार्टी थी। सूत्र बताते हैं कि यह कार्यक्रम उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ के जन्मदिन के बहाने आयोजित किया गया था। इसमें राज्यसभा टीवी, सचिवालय स्टाफ और सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरह से खुद की विदाई पार्टी की तरह यह आयोजन किया था। 21 जुलाई की रात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारण बताए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि यह इस्तीफा किसी बीमारी का नहीं बल्कि सत्ता और संगठन के आगे बढ़ते टकराव का नतीजा है। दोस्तों, 10 जुलाई तक ऐसी कोई बात नहीं थी कि धनखड़ इस्तीफा देने की सोच रहे हों, क्योंकि 10 जुलाई को दिल्ली के जेएनयू में दिए गए भाषण में धनखड़ ने कहा था, आई विल रिटायर एट द राइट टाइम, अगस्त 2027, सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन। लेकिन इसके ठीक 11 दिन बाद त्यागपत्र दे दिया। अगर पूर्व की बात करें तो 3 दिसंबर 2024 को मुंबई में धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंच पर ही पूछ लिया था कि किसानों से किए गए वादों को अब तक क्यों पूरा नहीं किया गया है। इस टिप्पणी से पार्टी आहत थी। भाजपा और आरएसएस दोनों ही इससे नाखुश थे। यह कह सकते हैं कि धनखड़ की नाराजगी 2024 में शुरू हो गई थी, लेकिन 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देना और बीच में न रोकना भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नागवार गुजरा। नड्डा ने सदन में ही विरोध जताया और कार्रवाई के बाद यह मामला गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा। इसके बाद राजनाथ सिंह व पार्टी के अन्य नेताओं के बीच बैठक हुई। पार्टी और संगठन ने सख्त रुख अपना लिया और धनखड़ त्यागपत्र देने के लिए मजबूर हुए।
हम ये बता दें कि अगर धनखड़ इस्तीफा नहीं देते तो भी उन्हें जाना ही होता। नियमानुसार उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। राज्यसभा में भाजपा व उनके सहयोगी संगठन बहुमत में हैं ही। मात्र 14 दिन के नोटिस देने के बाद प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत यानी कि रिक्त सीटों को छोड़कर राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों का जो बहुमत है उसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमत होना चाहिए। दोनों सदनों में भाजपा यह काम आसानी से कर सकती थी, परंतु यह मानने वालों की कमी नहीं है कि धनखड़ इस्तीफा नहीं देकर मोदी सरकार को कहीं अधिक परेशान कर सकते थे। हम अपनी बात बता दें कि हम इस तर्क से सहमत नहीं है, धनखड़ को जाना ही होता, क्योंकि भाजपा अगले ही दिन नोटिस दे सकती थी और नोटिस देने के बाद धनखड़ बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते थे, क्योंकि नियम यह है कि सभापति के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आ जाए तो सभापति बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। दोस्तों, अब हम अपना निष्कर्ष बताते हैं। धनखड़ से इस्तीफा लेने की असली वजह संभवतः यह है कि सत्ता पक्ष ने यह मान लिया था कि धनखड़ सरकार गिराना चाहते हैं। इस्तीफा मांगने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि उपराष्ट्रपति भवन विपक्ष की राजनीति को धार देने का केंद्र बनता जा रहा था। सरकार के पास ऐसी गुप्त सूचनाएं पहुंच रही थी कि उपराष्ट्रपति के घर पर न केवल मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए लाल कालीन बिछाया जाता है, बल्कि जगदीप धनखड़, अरविंद केजरीवाल सहित कई विपक्षी नेताओं के लगातार संपर्क में बने हुए हैं। ऐसी सूचना भी सरकार तक पहुंची कि जगदीप धनखड़ चंद्रबाबू नायडू को सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए राजी करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनकी चंद्रबाबू नायडू से सीधी मुलाकात नहीं हुई। इस तरह के प्रयासों की भनक सरकार तक पहुंच चुकी थी कि नायडू को धनखड़ सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए राजी करने का प्रयास कर रहे हैं। जब सरकार को इसकी भनक लगी तो धनखड़ की छुट्टी करने का प्लान तैयार हो गया। जिस दिन जगदीप धनखड़ ने रिजाइन किया उससे कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने सांसदों से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा रहे थे। ये खबरें छन छन कर बाहर आ चुकी थी और धनखड़ ने समझ लिया था कि उनकी विदाई का वक्त आ गया है। इसी कारण उन्होंने शाम होते होते अपना इस्तीफा दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने त्याग पत्र की प्रति एक्स प्लेटफार्म पर पोस्ट भी कर दी। ये बहुत बड़ी बात थी। इसके पीछे का सच यही है कि धनखड़ जानते थे कि संख्या बल के आधार पर भाजपा उन्हें आसानी से चलता कर सकती है, इसलिए जब त्याग पत्र का दबाव आया तो उन्हें झुकना पड़ा। कल तक जो कांग्रेस धनखड़ को कोस रही थी वही अगर आज उनकी तारीफ कर रही है तो इसलिए क्योंकि धनखड़ ने भाजपा नेताओं को आंख दिखाना शुरू कर दिया था। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि लंबे समय से उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्यूनिंग सही नहीं थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग अलग कार्यक्रमों में देखी जा सकती है। अब जब प्रधानमंत्री से ट्यूनिंग सही नहीं थी तो धनखड़ को जाना ही था, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल में जितना विवाद में रहा ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, अब धनखड़ के अगले कदम पर बात करते हैं। कभी न्यायपालिका पर टिप्पणियों को लेकर तो कभी संसद में विपक्ष के साथ तीखे संवाद को लेकर धनखड़ हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा। स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने की बात तो दूर दूर तक किसी को हजम होने वाली है ही नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या धनखड़ पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की राह पर आगे बढ़ेंगे। हमारा मानना यह है कि जगदीप धनखड़ शायद ही ऐसा करें। यह सच है कि उन्होंने अपनी कमर सीधी करने का प्रयास किया, जाट समाज में खोए अपने सम्मान को बहाल करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें जब कानून व संविधान की याद आई तब तक देर हो चुकी थी। वह न सत्ता पक्ष से यश पा सके और न ही विपक्ष से। हालांकि अब कांग्रेस उनकी विदाई के लिए तैयार है, लेकिन इस विदाई में वेदना है, इस विदाई में दर्द है। धनखड़ यही सोच सकते हैं यह क्या हुआ। वैसे एक लाइन का जवाब यही है, जो बोएगा वही काटेगा, जैसा कर्म वैसा फल। दोस्तों, अब समापन की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति। दोस्तों, धनखड़ के इस्तीफे के साथ ही नए उपराष्ट्रपति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। संभावित नामों में राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, हरिवंश नारायण सिंह, रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर व आरिफ मोहम्मद खान जैसे कई नाम हैं। लंबी सूची है, मैं किस किस का नाम लूँ हम अपनी बात करेंगे। हम नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी उसे ही मिलेगी जिसके नाम से बिहार का किला जीता जा सके, बिहार का चुनाव प्रभावित किया जा सके। उपराष्ट्रपति की कुर्सी उसे मिलेगी जो आरएसएस का विश्वास पात्र, सर्वमान्य छवि और लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाला होगा। अधिक संभावना यही है कि जो नाम चल रहे हैं उन नामों से बाहर का कोई
चौंकाने वाला नाम ही नरेंद्र मोदी सामने लेकर आएंगे। दोस्तों, जगदीप धनखड़ को लेकर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।